बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना जो है सेल बायोलॉजी का जो है सेकंड लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर में जो है हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद कुछ हम ऑर्गेनेली जो है स्टडी करेंगे, उनकी स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शन। तो सबसे पहले जो है हम सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है, जैसा कि आप जानते हैं, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में इसको सेल वॉल जो है वो क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो थिकनेस है वो क्या है, उसकी जो थिकनेस है वो 7 नैनोमीटर है। अब हम नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। केमिकल कंपोजिशन जो है, प्रोटीन इसमें 60 से 80% है, जबकि लिपिड इसमें 20 से 80% है, 20 से 40% है। जबकि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो स्मॉल अमाउंट्स में मौजूद है, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में मौजूद है या ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में मौजूद है। नेक्स्ट जो है, हम जो एमडी कैट का हमारा सिलेबस है उसमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मेंशन तो नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ना है जो कि यूएचएस के कोर्स का हिस्सा है। तो उसको देखते हुए इसको क्या कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं जी। सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का जो कंसेप्ट था, डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन द इनर एंड आउटर लेयर। के जो प्लाज्मा जो कि क्या कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है, और उसको जो है, इस लिपिड बाइलेयर को जो है क्या चीज कवर कर रही है, लिपिड बाइलेयर को जो है प्रोटीन की लेयर जो है वो क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो आप इस ये मैं स्पॉटलाइट इधर डायग्राम की तरफ लेके जा रहा हूँ, और ये आप देखें, ये एक लिपिड की सिंगल लेयर है, उसके बाद ये लिपिड की लेयर है। इस लिपिड की लेयर में देख लें, ये फैटी एसिड्स की दो टेल्स हैं, जबकि ये हेड मौजूद है जिसमें फास्फोलिपिड जुक्का मॉलिक्यूल जो है ये मौजूद है, जिसमें देखें ये जो हेड और ये प्रोटीन का एरिया है, ये प्रोटीन की लेयर है, ये प्रोटीन की लेयर है जो इसको कवर कर रही है। इधर फिर ये प्रोटीन की लेयर है जो इसको कवर कर रही है। ये सेंटर में लिपिड्स की बाइलेयर मौजूद है, जो कि मैं आपको इस डेफिनेशन में बता चुका हूँ। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर, कि लिपिड बाइलेयर है, एक ये लेयर है, दूसरी ये लेयर है, इसको प्रोटीन की लेयर कवर कर रही है। तो एक सैंडविच बिल्कुल मॉडल बन रहा है। तो आप इसमें गौर करें कि ये जो हेड है लिपिड की बाइलेयर का, ये हेड और ये प्रोटीन क्या है, हाइड्रोफिलिक जोन है, वाटर लविंग है। जबकि ये जो टेल है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलिंग है। जबकि नीचे फिर देख लें, ये फिर हेड है और फिर ये प्रोटीन है, तो ये भी क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो आपने बात पॉइंट याद रखना है कि ये जो लिपिड बाइलेयर हैं, ये आपस में इनके जो फेसेस हैं वो क्या है, टेल टू टेल है। इनका हेड अवे है, ये भी हेड क्या है, अवे है। तो ये हेड जो है, इसका फेस आप कह सकते हैं प्रोटीन लेयर की तरफ है। इस हेड, दूसरी लेयर का हेड का जो फेस है ये भी किसकी तरफ है, प्रोटीन लेयर की तरफ। तो ये जो प्रोटीन लिपिड बाई लेयर है, बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में याद रखना है बात, वो ये है कि ये जो टेल है अवे फ्रॉम प्रोटीन है, हेड टूवर्ड्स प्रोटीन है, ठीक है। और ये लिपिड बाई लेयर में देखें तो ये टेल जो है टूवर्ड्स ईच अदर है, हेड जो है वो अवे फ्रॉम ईच अदर है। तो इस पॉइंट्स को आपने याद रखना है। यहाँ पे ये जो लिपिड की बाई लेयर है, यहाँ पे वाटरवॉल फोर्सेस होती हैं जो इस टेल्स को और इस टेल्स को क्या कर रही होती हैं, अट्रैक्ट कर रही होती है। तो यही बात इधर बताई गई है। हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट जो है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, सेंट्रल नॉन पोलर पार्ट, जबकि हाइड्रोफिलिक है फास्फोलिपिड्स, और उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन है कवरिंग बोथ दी साइड। नेक्स्ट जो है, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे आ जाते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो है, हम नेक्स्ट इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे आ जाते हैं। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है इसमें जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो है, ये जो मॉडल पेश किया था सेंगर और निकोलसन ने पेश किया था। अकॉर्डिंग टू दिस, प्रोटीन लेयर आर नॉट कंटिन्यूअस, protein layer are not continuous and not confined to the surface of the membrane but are abandoned in the lipid layer in the mosaic manner. इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में यह बताया गया है कि जो लिपिड्स की बाई लेयर है, उस लिपिड की बाई लेयर में ये प्रोटीन्स क्या है, अबेंडेड है। जबकि आप यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में देख रहे थे, जो प्रोटीन थी वो अबेंडेड नहीं थी, बल्कि प्रोटीन क्या कर रही थी, लिपिड की बाई लेयर को कवर कर रही थी। जबकि यहाँ पे जो प्रोटीन है वो अबेंडेड है, मतलब लिपिड बाई लेयर के अंदर चिपकी हुई है। जबकि आप ये देख रहे हैं, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है।
इन अ मोज़ेक, यहाँ पे आर अबेंडेड इन लिपिड लेयर इन अ मोज़ेक मैनर। प्रोटीन जो है वो मोज़ेक मैनर है। मोज़ेक मैनर का मतलब है इर्रेगुलर पड़ी हुई है, कोई इसी सीक्वेंस या इसकी कोई सिमेट्री नहीं है। इधर भी आपको प्रोटीन मिलती है, इधर भी आपको प्रोटीन मिलती है, ठीक है। तो इसको मोज़ेक मैनर कहा गया है, मतलब इर्रेगुलर अरेंज है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल भी मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है। अब इसमें आप प्रोटीन पे आ जाए, ये जो प्रोटीन है जो बिल्कुल ही लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद है, इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं या इसको इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं। जबकि ये जो प्रोटीन है इसको एक्सटेंसिव प्रोटीन कहते हैं या इसको पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये पूरी की पूरी लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद है। तो ये टाइटली अटैच होती है, इसको सेपरेट करना जो है क्या होता है, मुश्किल होता है। जबकि ये जो एक्सटेंसिक है इसको इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसके जरिए इनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। अब ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है इसको भी सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन लिपिड बाइलेयर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी जब हम इसको जो है एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म के जरिए क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये टाइटली अटैच है। तो उसके बाद जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल में भी फंक्शन एज ए गेटवे चार्ज पोर्ट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट मटेरियल। के इसमें प्रोटीन का रोल क्या है, वो एक गेटवे का काम कर रहा है, चार्ज पोर्ट्स का काम कर रहा है। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें जो डिफरेंट पार्टिकल फास्फोलिपिड्स पढ़ा है, ये क्या कर रहा है, फॉर्म द लिपिड बाइलेयर कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, लिपिड बाइलेयर को स्टेबलाइज कर रहा है। जबकि चैनल प्रोटीन है वो क्या करें, पैसेज ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल्स फ्रीली। और इसी तरह कैरियर प्रोटीन है, ये भी क्या करें, पैसेज ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स बाय इंटरेक्टिंग सेलेक्टली। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो चैनल प्रोटीन है, ये कोई भी मटेरियल इनसाइड आ रहा है आउटसाइड आ रहा है, तो ये चैनल प्रोटीन जो है ये इनसाइड भी आने देती है आउटसाइड भी जाने देती है। चैनल प्रोटीन जो है ये सिमिल्टेनियसली इसके इनसाइड वाले गेट या आउटसाइड वाले जो भी चैनल्स हैं वो सिमिल्टेनियसली एक ही वक्त में ओपन है। मिलियन के टाइप से मॉलिक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड सेल में जा सकते हैं एक ही वक्त में। जबकि कैरियर प्रोटीन में ऐसा नहीं होता, या तो इनसाइड दाखिल हो रहे होंगे या आउटसाइड जाएंगे, टर्न बाय टर्न जाएंगे। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बहुत कम तादाद में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हैं, हेल्प इन रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन या जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं। मतलब एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें बहुत सारे सेल पड़े हुए हैं, तो एक सेल दूसरे सेल से रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो क्या चीज मौजूद है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद है जो उनको रिकॉग्नाइजेशन में क्या करें, हेल्प कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ये हम इसके फंक्शन पे आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या हो रही होती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीन तरह के हो सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और उसके बाद बल्क ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट है, इस अगर बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट है, इस बल्क ट्रांसपोर्ट में जो है, अगर ये बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसको वेजिकुलर ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं, वैक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। तो अगर इस पैसिव ट्रांसपोर्ट पे आ जाए, इसको फिर डिवाइड किया गया सिंपल डिफिजन, फैसिलिटेटेड डिफिजन। एक्चुअली सिंपल डिफिजन या फैसिलिटेटेड डिफिजन दोनों जो है डिफिजन की टाइप्स हैं। उसके बाद ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस एंडो ऑस्मोसिस है या एक्सो ऑस्मोसिस है। इस तरह बल्क ट्रांसपोर्ट को दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एंडोसाइटोसिस है या एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है। इन तमाम टर्मिनोलॉजी को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जो है डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले जो है नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें, तो इसमें जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफरेंशिएटली परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये कुछ मॉलिक्यूल को पास होने देती है जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देती। इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल या डिफरेंशिएटली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। easy passage for lipid soluble molecules, small molecules and water molecules and glucose molecules, जबकि difficult passage है for ion and being a charged particle। उसके बाद पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस देखते हैं। इस टेबल को गौर से देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से। ये पॉइंट्स जो है जो इधर लिखे हुए हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जी डाउनहिल मूवमेंट हो रही होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपहिल मूवमेंट हो रही होती है। इसी तरह पैसिव ट्रांसपोर्ट में विदाउट यूज ऑफ एनर्जी सेल है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में विद यूज ऑफ एनर्जी है। तो ये सारा काम जो है ये पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हो रहा है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो आपने ये देखना है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है विदाउट यूज ऑफ सेल एनर्जी है, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है विद यूज ऑफ सेल एनर्जी है। तो नेक्स्ट जी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जी मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस है। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रही है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं वो किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि लंग्स से ऑक्सीजन जो है ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन रही है या ब्लड स्ट्रीम से कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स का हिस्सा बन रही है, तो कौन सा प्रोसेस है, तो सिंपल आपका आंसर होना चाहिए डिफ्यूजन। इस तरफ सैलिटेटेड डिफ्यूजन है। सैलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहे हैं, कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं। इसमें आमतौर पे आपको एग्जांपल दी जा सकती है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग है, उसकी गट है, उसमें जो है ग्लूकोज जो है उसके ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन रहा है, तो किसके जरिए है हिस्सा बन रहा है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए जो है क्या कर रहा होता है, हिस्सा बन रहा होता है। वहां पे डिफरेंट कैरियर प्रोटीन पड़ी होती है जो उसको क्या कर रही होती है, ब्लड स्ट्रीम का ग्लूकोज को हिस्सा बना रही होती है। इस तरह ऑस्मोसिस है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन है। इसको आप डिफाइन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑस्मोसिस की आमतौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि रेड ब्लड सेल में जो वाटर मूव कर रहा है वो कौन से प्रोसेस से मूव कर रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल में जो वाटर मूव कर रहा है वो सिंपली ऑस्मोसिस के प्रोसेस से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो है सिंपल डिफ्यूजन दिखाया गया है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ये आउटसाइड से इनसाइड मूव कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखें, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व है और नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर जो है ये मूव कर रहे हैं। जबकि इधर देखें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर है, ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर क्या कर रहे हैं, इन सबस्टांस ट्रांसपोर्टेड सबस्टांस को क्या कर रहे हैं, इनसाइड मूव करा रहे हैं, या ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ मूव करा रहे हैं आउटसाइड से इनसाइड। उसके बाद जो है ऑस्मोसिस है, इसमें देखें ऑस्मोसिस थ्रू द लिक्विड बाइलेयर एंड एन इक्वापोरन, मतलब यहाँ पे इक्वापोरन प्रोटीन मौजूद है जो कि क्या कर रही है, इसको मूव करा रही हैं और ऑस्मोसिस में हेल्प कर रही हैं। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें जो है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, इनटेक ऑफ मटेरियल अलोंग द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। कोई भी सेल जब मटेरियल को इनटेक करता है तो वेजिकल या वैक्यूल की फॉर्म में करता है, इसको एंडोसाइटोसिस कहेंगे। एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस है और पिनोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस में क्या करता है, इनटेक जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो रही होती है, जबकि आप अगर देखें इनो अगर आप देखें, मैं ये स्पॉटलाइट यूज कर लूँ, ये देखें स्पॉटलाइट, देखें कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ये जो है इस पे फोकस करें, इस स्पॉटलाइट पे, जो कि मैं माउस के साथ ये रिकर्सर जो है यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें फेगोसाइटोसिस जो है इसमें सॉलिड पार्टिकल इनसाइड आ रहे हैं और ये वैक्यूल एक स्ट्रक्चर बन रही है, ये यहाँ पे वैक्यूल बन गया है, मतलब सॉलिड पार्टिकल थे, इधर देखें ये लिक्विड पार्टिकल हैं जो इनटेक हो रहे हैं वैक्यूल की फॉर्म में, इनसाइड दाखिल हुए वेजिकल की फॉर्म में। एक तीसरे नंबर पे यहाँ पे डायग्राम है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी दी हुई। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में भी कुछ हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, इनसाइड मूव करते हैं, ये रिसेप्टर होते हैं जो इनको क्या करते हैं, जो है मूव कराने में हेल्प करते हैं। इसको रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का जो है वो क्या देते हैं, नेम देते हैं। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट स्लाइड में जो है नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन दिया हुआ है कि न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स में जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है वो भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है। नेक्स्ट जो है हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेली देखते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेली देखने से पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनेली करते हैं। तो ऑर्गेनेली को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है जी, मेम्ब्रेन की बेस पे। कुछ ऑर्गेनेली ऐसी होती है नॉन मेम्ब्रेन होती हैं, उसको कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं कर रही होती। कुछ ऑर्गेनेली ऐसी होती हैं उनको सिंगल मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है। कुछ ऐसी होती हैं जिनको क्या कर रही होती है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली जो है वो क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है। जबकि आप इसमें देखें रेबोसोम्स है, सेंट्रियोल है, साइटोस्केलेटन है, न्यूक्लियोलस है, ये सब की सब क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। जबकि सिंगल मेम्ब्रेन में देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी ऑपरेटस है, लाइसोसोम है, परऑक्सीसोम है, ब्लाइऑक्सीसोम है या वैक्यूल है, ये सब के सब क्या होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली में। जबकि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल में देखें माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। तो इसके बाद हम कुछ यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी ऑपरेटस या लाइसोसोम जो है।
सबसे पहले हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे आते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या है जी? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आप देख रहे हैं नेटवर्क ऑफ चैनल है। ये सिस्टर्नी स्ट्रक्चर पड़ी हुई है। ये सिस्टर्नी क्या बना रही है? एक नेटवर्क ऑफ चैनल बना रही है। इसका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करना है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं। ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को दो ग्रुप, दो फॉर्म है इसकी। एक है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और एक क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ट्यूबुलर लाइक सिस्टर्निया जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कह रहे हैं, और ये जो है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है जो बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस दिखाया गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाएंगे, ये न्यूक्लियर कोर है उसमें मौजूद। तो इसके साथ बिल्कुल जो अटैच स्ट्रक्चर है वो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है जिसमें रेबोसोम्स पड़े हुए हैं। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में देखें ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई रेबोसोम मौजूद नहीं। तो इधर देखते हैं जी स्लाइड में, वन विद द रेबोसोम अटैच टू द एक्सटर्नल सरफेस, वन विदाउट रेबोसोम्स है। सिस्टर्नी सैक मौजूद है, जबकि इधर सिस्टर्नी सैक जो है ट्यूबुलर लाइक है। इसके बाद डायरेक्टली कनेक्टेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, जबकि ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। रेबोसोम अटैच टू द सिस्टर्नल सर्वस, इसमें रेबोसोम अटैच है, जबकि इधर कोई ऐसी बात नहीं। तो इसके फंक्शन की तरफ मूव करते हैं जी। फंक्शन जो है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का अगर फंक्शन देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस करना है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को फंक्शन देखें तो इसमें जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स है या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स मतलब लिपिड्स की ब्रेक डाउन होती है जिसको लिपोलाइसिस भी कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स किस में करेगा? नर्व सेल या मसल सेल में करेगा। उसके बाद आप देखते हैं सार्को मसल से रिलेटेड आप सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम देखते हैं, वहां पे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का जो नाम होता है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम होता है। तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में भी स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ही पड़े हुए हैं जो कैल्शियम को क्या कर रहे होते हैं? स्टोर कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट ये हम रेबोसोम्स की तरफ आ जाते हैं। रेबोसोम जो है रेबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इसका दूसरा नाम जो है रेबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी है, क्योंकि इसमें आरएनए और प्रोटीन जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में मौजूद है। समटाइम क्वेश्चन भी आ जाता है कि इन रेबोसोम्स आरएनए प्रोटीन्स आर इन रेशियो, नीचे ऑप्शन आ दिए जाते हैं 1:1, 2:3, 3:4, 5:6। तो यहाँ पे अगर इक्वल प्रोपोर्शन लिखा हुआ तो आपका आंसर होना चाहिए 1:1। असेंबली ऑफ रेबोसोम्स है। रेबोसोम्स कहाँ पे तैयार हो रहे हैं? न्यूक्लियोलस में तैयार हो रहे हैं। न्यूक्लियोलस में तैयार होने के बाद कहाँ पे आ जाते हैं? साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। किसके थ्रू आते हैं? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू आते हैं। नेक्स्ट जो है फिजिकल फॉर्म है रेबोसोम्स की, टू फॉर्म है, एक साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स है और एक क्या है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच है। उसके बाद रेबोसोम्स को जो है दो सब यूनिट में डिवाइड किया गया, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। दोनों लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट किसके जरिए अटैच होंगी? मैग्नीशियम आयंस के जरिए अटैच होंगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से, आपने ये याद रखनी है बात कि लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट जब आपस में अटैच होते हैं तो उनको जो अटैच कराता है वो कौन से आयन कराते हैं? मैग्नीशियम आयन जो है उनको क्या करा रहे होते हैं? अटैच करा रहे होते हैं। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है क्या करते हैं, जो रेबोसोम्स है उसमें डिफरेंस जो है देखते हैं, प्रोक्रियाटिक रेबोसोम्स है या यूक्रियाटिक रेबोसोम्स है। तो आप देख रहे हैं इस टेबल में, देखें प्रोक्रियाटिक रेबोसोम स्मॉल है जबकि यूक्रियाटिक रेबोसोम लार्ज होते हैं। प्रोक्रियाटिक रेबोसोम 70s पार्टिकल है जबकि यूक्रियाटिक रेबोसोम जो है 80s पार्टिकल है। लार्जर सब यूनिट जो है इसमें 50s है जबकि इसमें 60s है। स्मॉलर सब यूनिट जो है इसमें 30s है जबकि इसमें जो है क्या है 40s है। तो ये टेबल भी स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से, इसको भी अच्छे तरीके से आपने देखना है और इसको याद करना है। नेक्स्ट जो है हम इसके फंक्शन ऑफ रेबोसोम्स पे आ जाते हैं। रेबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में रेबोसोम जो है इन्वॉल्व है, मतलब फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन जो है उसको जो है रेबोसोम्स कहते हैं। इस तरह फैक्ट्री ऑफ रेबोसोम्स क्या है? न्यूक्लियोलास इज द फैक्ट्री ऑफ रेबोसोम। उसके बाद पोलीसोम, ये जब ग्रुप ऑफ रेबोसोम जो है एमआरएनए के साथ अटैच होता है तो इसको पोलीसोम कहते हैं। इसको पोलीरेबोसोम्स भी कहते हैं, अल्टरनेट नेम जो है इसका पोलीरेबोसोम्स भी है, पोलीसोम भी। तो ये देखें, ये डायग्राम एक दी हुई है आपकी बुक पे भी, ये यहाँ पे ये एमआरएनए का एक स्टैंड पड़ा हुआ है, इसका ये 5 एंड है, इसका ये जो है एमआरएनए का 3 एंड है। तो आप देख रहे हैं स्मॉलर सब यूनिट या ये लार्जर सब यूनिट इस एमआरएनए के साथ अटैच हुई हैं, तो कौन से एंड से अटैच हुई हैं? 5 एंड से। और ये एग्जैक्ट कौन से एंड से हो रही है? 3 एंड से हो रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यूएचएस का कि इधर से ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट कौन से एंड से दाखिल हुए? 5 एंड से दाखिल हुए, जबकि ये एग्जैक्ट कौन से एंड से हो रही है? 3 एंड से एग्जैक्ट हो रही है। तो ये बात याद रखनी है, जब लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट यहाँ पे अटैच हो गया है तो मैग्नीशियम आयन के जरिए अटैच हो गया है, तो ये इधर मूव करना शुरू करेंगे और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस तो होना शुरू हो जाएगी, प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे? इसको जो है ट्रांसलेशन कहेंगे।
क्योंकि आप जानते हैं जो डीएनए होता है उससे एमआरएनए बनने का प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस जो है वो ट्रांसलेशन होता है। और इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल कहते हैं। जी हम नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है? गोल्जी ऑपरेटस है। गोल्जी ऑपरेटस क्या है? सिंगल सिस्टर्नी सैक को जो है गोल्जी बॉडी कहते हैं, जबकि स्टैक ऑफ जो सिस्टर्नी सैक होंगे उनको क्या कहेंगे? गोल्जी ऑपरेटस का नाम देंगे। ये स्टैक ऑफ सिस्टर्नी सैक जो है वेजिकल के साथ जब एसोसिएट हो जाएंगे तो क्या कर देंगे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना देंगे जी। ये तीनों जो की पॉइंट्स हैं इनको अच्छे तरीके से देखना है, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से। प्लांट्स में गोल्जी प्लांट्स जो है, प्लांट्स में जो गोल्जी अपरेटस है इसको क्या कहते हैं? डैक्टियोसोम कहते हैं। क्यों डैक्टियोसोम कहते हैं? क्योंकि वहां पे ये क्या कर रहे होते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम भी मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस में भी बता रहा था कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो है वो क्या है? फ्रेगमोप्लास्ट, जो साइटोकिनेसिस होती है उसमें फ्रेगमोप्लास्ट जो फॉर्मेशन हो रही है वो किसके थ्रू होती है? गोल्जी ऑपरेटस के थ्रू हो रही होती है। इस गोल्जी ऑपरेटस को प्लांट्स में डैक्टियोसोम कह रहे होते हैं। स्ट्रक्चर है जी, स्ट्रक्चर स्टैक ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक स्ट्रक्चर है जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। गोल्जी ऑपरेटस के जो है टू फेज हैं, एक फॉर्मिंग फेज होता है, एक मिचोरिंग फेज होता है। फॉर्मिंग फेज को आउटर या सिस फेज कहते हैं, जबकि जो मिचोरिंग फेज होता है उसको ट्रांस फेज कहते हैं। और इससे जो वेजिकल पिंच ऑफ होती है वो कौन सी साइड से? स्क्रीटरी ग्रेन्यूल पिंच ऑफ होते हैं, मिचोरिंग फेज से पिंच ऑफ होते हैं। तो इसको आप स्ट्रक्चर में भी देखें जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से। ये एक सिस्टर्नी पड़ी हुई है, तो इस सिस्टर्नी में देखें, इस सिस्टर्नी का ये जो आउट ग्रोथ है इसको कन्वेक्स फेस कहते हैं। इस सिस्टर्नी में ये जो डिप्रेशन मौजूद है इसको कनकेव फेस कहते हैं, और इस कन्वेक्स फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। और इसी तरह ये जो कनकेव फेस है इसको मिचोरिंग फेस भी कहते हैं। इस तरह ये जो कन्वेक्स फेस है इसको सिज फेस भी कहते हैं। इसी तरह ये जो कनकेव फेस है इसको ट्रांस फेस भी कहते हैं। तो कोई भी जो वेजिकल होगी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ब्लेब्स बनेंगे वो स्क्रीट होगी, उसको ट्रांसपोर्ट वेजिकल कहेंगे। तो ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो है यहाँ पे आके इंटर होगी इस सिस्टर्नी में और यहाँ से स्क्रीट होगी। अब उसको स्क्रीटरी वेजिकल का नाम देखते हैं या उसको स्क्रीटरी ग्रेन्यूल्स कहेंगे। तो इसका मतलब है जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल है वो एंटर कौन सी साइड पे हुई? फॉर्मिंग फेज से हुई, या सिज फेज से हुई, या कन्वेक्स फेज से हुई, या आउटर फेज से हुई। जबकि जो स्क्रीटरी वेजिकल है वो यहाँ से अगर रिलीज हुई है, यहाँ से अगर रिमूव हुई है, यहाँ से स्क्रीट हुई है, तो वो कौन सी साइड है? इनर साइड से हो रही है, या कनकेव फेज से हो रही है, या मिचोरिंग फेज से हो रही है, या ट्रांस फेज से हो रही है। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूएचएस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से, इनको अच्छे तरीके से देखिएगा। तो नेक्स्ट है जी फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस है। गोल्जी ऑपरेटस का क्या फंक्शन है? तो सेल सिक्रीशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट है साइटोकिनेसिस में। तो ये एक सिमेट्री दी गई है कि राइबोसोम्स पे जो प्रोटीन बन रही है, एंजाइम बन रहे हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल की फॉर्म में निकल रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट वेजिकल की फॉर्म में वो गोल्जी ऑपरेटस का काम कर रहे हैं। तो गोल्जी ऑपरेटस का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे उनकी गोल्जी ऑपरेटस में क्या होगी? मॉलिक्यूल्स की पैकिंग होगी, फिनिशिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगी, और फिर स्क्रीशन होगी। तो क्या मॉडिफिकेशन हुई? फॉर एग्जांपल वो जो प्रोटीन या लिपिड्स थे उनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हुआ, उनको ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स बना दिया। ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स क्या है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं? ग्लाइको अगर प्रोटीन की बात करें तो ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बने हैं, जबकि ग्लाइकोलिपिड जो ग्लूकोज और लिपिड से बने हैं। तो इस सारे ये जो भी मटेरियल होगा गोल्जी ऑपरेटस में जो मॉडिफाई हुआ है उसको गोल्जी वेजिकल्स की फॉर्म में एक्सक्रीट होगा, या तो वो एक्सक्रीटरी ग्रेन्यूल बन जाएगा या क्या बन जाएगा? लाइसोसोम बन जाएगा। तो अगर लाइसोसोम बन जाएगा जो, तो नेक्स्ट जो है हम क्या देखते हैं स्लाइड में? लाइसोसोम को स्टडी करते हैं जी। लाइसोसोम क्या है? स्प्लिटिंग। लाइसो मीन स्प्लिटिंग, सोमा मीन क्या है? बॉडी है। इसको सबसे पहले जो है डिड्यूब ने जो है 1949 में जो है इसको क्या किया था? आइसोलेट किया था जी। ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। इसमें भी क्या है? एसिड फास्फेटेज या डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद है। ये एंजाइम जो है क्या कर रहे हैं? डाइजेशन के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसमें जो है न्यूक्लियसेस भी एंजाइम मौजूद होते हैं, ग्लाइकोसाइडेजेस एंजाइम भी मौजूद होते हैं, उसके बाद एस्पार्टेसेस एंजाइम भी मौजूद होते हैं, डिफरेंट एंजाइम मौजूद होते हैं। उसके बाद यही लाइसोसोम जो है कहाँ से आया? गोल्जी वेजिकल से आया, अभी आपको बताया। और इस लाइसोसोम को क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। यही प्राइमरी लाइसोसोम जब फूड वैक्यूल के साथ मिलेगा तो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। इसको हम जो है ये जो डायग्राम दी गई है
इसमें डिटेल से देखते हैं इन चीजों को। ये देखें, ये एक सेल दिया गया है, इसकी ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आप देख रहे हैं इस सेल के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है। ये क्या पड़ा हुआ है? ये गोल्गी अपरेटस पड़ा हुआ है जी। इसमें आप जो है इसको ज्यादा क्लियर करके जो है मैं आपको, इसमें देखें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि ये क्या है? गोल्गी अपरेटस है। इधर आप देख रहे हैं ये फूड पार्टिकल सेल के अंदर दाखिल हुए हैं। इसने क्या बना दिया? ये फूड पार्टिकल जो है इस फूड वैक्यूल का हिस्सा बन गया है। ये देखें इधर अलहदा तौर पे फूड वैक्यूल्स दिखाया गया है। जबकि अब आप इस डायग्राम में आ जाए, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने जो ब्लिप्स खारिज की है ट्रांसपोर्ट वेजिकल, ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल इस फार्मिंग फेज से दाखिल हुई है गोल्गी अपरेटस के, और इस मिच्योरिंग फेज से ये स्क्रीट हो गया, स्क्रीटरी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। ये स्क्रीटरी ग्रेन्यूल्स है जिसको लाइसोसोम कह रहे हैं। इधर भी ये स्क्रीटरी ग्रेन्यूल्स है जिसको लाइसोसोम कह रहे हैं। तो एक्चुअली ये लाइसोसोम कौन सा है? इस लाइसोसोम को प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। तो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, ये इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो गया है जी। ये जब फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर बनती है, इसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं, या इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसने क्या कर देनी है? डाइजेशन कर देनी है। आप इधर देखें, जो भी फूड उसने इनटेक की थी उसने क्या कर दी? उसकी डाइजेशन कर दी। जबकि इधर देखें, जो भी वेजिकल थी उसके अंदर कोई भी वार्न आउट पार्टिकल आया था, तो उस वार्न आउट पार्टिकल, कोई भी ऑर्गेनेली डैमेज थी तो इस वेजिकल ने उसको इनगोल्फ किया है। ये भी क्या बन गया? सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल बन गया। इसने भी इसकी क्या कर दिया? डाइजेशन कर दी। तो ये इस तरीके से ये प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल, इनके आपको प्रॉपर फंक्शन जो है वो क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल एक ही बात है। तो इधर बात नोट करेंगे, ये जो डैमेज ऑर्गेनेली को ये जो लाइसोसोम इनगुल्फ कर रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटोफेगी कहते हैं। और ये जो लाइसोसोम होता है इसको ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं। तो एक्चुअली सेकेंडरी लाइसोसोम या ऑटोफेगोसोम एक ही बात है। तो दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं ऑटोफेगोसोम वो लाइसोसोम है जो ऑटोफेजी में इन्वॉल्व है। ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी जो है सेल्फ ईटिंग ऑफ सेल कहते हैं। ऑटोफेजी में क्या होता है? ऑटोफेजी प्रोसेस में क्या होता है कि लाइसोसोम जो है, जो डैमेज ऑर्गेनेली यहाँ पे पड़ी होती है, जो सेल के वार्न आउट पार्टिकल्स पड़े होते हैं, उनको भी क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। तो नेक्स्ट ये हम इसके फंक्शन की तरफ जो है क्या करते हैं? मूव करते हैं। इसके फंक्शन में जो है सबसे पहले जो है हम क्या देखते हैं? फेगोसाइटोस कर रहे हैं, मतलब लाइसोसोम के अंदर कोई भी सेल के अंदर व्हाइट ब्लड सेल दाखिल हुए हैं, कोई भी वायरसेस दाखिल हुए हैं, तो सेल के अंदर क्या मौजूद थे? लाइसोसोम मौजूद थे। उस लाइसोसोम ने उनको इन्वॉल्व कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। तो इसको क्या है? फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व है। सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही है, इनसाइड डाइजेशन हुई है, तो वो भी क्या है? लाइसोसोम इन्वॉल्व है। ऑटोफेगी है, अभी आपको बता के, डिजनरेशन ऑफ सेल हो रही है, मतलब जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस हो रहा है उसमें भी लाइसोसोम इन्वॉल्व है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस में क्या होता है? ऑटोलाइसिस में ये होता है कि सम टाइम लाइसोसोम के कुछ एंजाइम लीक आउट हो जाते हैं, और वो लीक आउट होने के बाद सेल के अपने ही पार्ट्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने ही पार्ट को जो है मेटाबॉलिज्म उनकी करना शुरू कर देते हैं। तो इसको ऑटोलाइसिस कहते हैं। तो आपने ऑटोफेगी और ऑटोलाइसिस को मिक्स नहीं कर देना। ऑटोफेगी में मैंने वार्न आउट पार्टिकल या जो डैमेज ऑर्गेनेली थी उसमें लाइसोसोम जो है वो क्या करते थे? उसकी डाइजेशन करते थे, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस था। जबकि ऑटोलाइसिस में सम टाइम ऐसे होता है कि लाइसोसोम जो है एंजाइम लाइसोसोम से लीक आउट हो जाते हैं, और वो अपने ही सेल की डाइजेशन शुरू कर देते हैं, अपनी ही बॉडी पार्ट को खाना शुरू कर देते हैं। इसको ऑटोलाइसिस कहते हैं। रिलीज ऑफ एंजाइम फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है उसके लिए भी ये सम टाइम क्या कर रहे होते हैं? एंजाइम जो है रिलीज कर रहे होते हैं। तो मेन रोल जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ही लाइसोसोम रोल जो है प्ले कर रहे होते हैं। तो इसमें आपने जो है लाइसोसोम से रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखने। एक तो ये कि लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग्स भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सेल के जो बैग स्ट्रक्चर है या जो सुइसाइडल बैग्स हैं सेल के, वो कौन सी चीज है? तो आपका जवाब होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए लाइसोसोम। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो एक प्रोसेस हो रही है उसमें कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो इन्वॉल्व है? आपका जवाब होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए लाइसोसोम। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सेल में जो डिफेंस का काम कर रहे होते हैं, जो डिफेंस ऑर्गेनेली है वो कौन सी है? तो तब भी आपका जवाब होना चाहिए लाइसोसोम। इस तरह इंट्रासेलुलर डाइजेशन कौन कर रहा है सेल के अंदर? तो तब भी आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? लाइसोसोम जो है आंसर होना चाहिए। उसके बाद अगर लाइसोसोम एब्सेंट हो जाए
या लाइसोसोम के जो एंजाइम है उनमें म्यूटेशन हो जाए, वो कैटाबोलिज्म का प्रोसेस ना कर रहे हो, तो तब क्या होगा, स्टोरेज डिजीज हो जाएंगी या कंजेंशियल डिजीज हो जाएंगी। तो आपके जो कोर्स, वैसे तो बहुत सारी स्टोरेज डिजीज हैं और कंजेंशियल डिजीज हैं, लेकिन आपके जो कोर्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है हमने जस्ट वही देखनी है। तो दो दी हुई है, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप सेकंड डिजीज है या टैसेक डिजीज है। तो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप सेकंड में क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है आप जानते हैं कि इसमें लीवर या मसल्स में मौजूद है। तो जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो इसको जो है वो क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस जो है टाइप सेकंड कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है लाइसोसोमल जो एंजाइम है वो क्या होते हैं, एब्सेंट है। इस तरह टैसेक डिजीज है, इसमें क्या होता है, लिपिड की जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाती, जिससे मेंटल रिटार्डेशन वगैरह हो जाती है जी। ये पास पेपर है, उसके बाद कुछ हम इनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय दी, बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो जो है किसके जरिए जो है कौन रोल जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, उसमें जो रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, मेन रोल जो है प्ले कर रहे हैं। उसके बाद जी ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है जो डिटॉक्सिफिकेशन में रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि गोल्गी ऑपरेटर सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में, जबकि लाइसोसोम जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। उसके बाद विच ऑर्गेनेली इज बॉन्डेड बाय टू मेम्ब्रेन। तो आप जानते हैं राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। तो मिटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो क्या हुआ, सी हुआ, मिटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट दैट द प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट इन द फ्लूइड डैश लेयर। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल किस में फ्लोट करते हैं, तो आपको पहले बता चुका हूं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो किसकी वजह से होती है, फॉस्फोलिपिड की वजह से होती है। तो फॉस्फोलिपिड की वजह से, फ्लूइडिटी होने की वजह से प्रोटीन के मॉलिक्यूल उसमें क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फॉस्फोलिपिड्स होगा, सी ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है फिफ्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आ जाए। इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो है, इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल जो है उसको क्या कहते हैं, उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। आपको बता चुका हूँ सेलुलर ड्रिंकिंग जो है उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बीटा होगा। जबकि अगर आप बाकी ऑप्शन देखें, फेगोसाइटोसिस देखें, तो फेगोसाइटोसिस क्या है, सेलुलर ईटिंग है। अगर यहाँ पे इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल होता तो तब फेगोसाइटोसिस होता। इस तरह एंडोसाइटोसिस की बात करें तो यहाँ पे लिक्विड या सॉलिड का वर्ड ना होता, जस्ट इनटेक ऑफ मटेरियल की बात होती, तो तब आप एंडोसाइटोसिस क्या करते, टेक करते। तो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन एज एन एग्जांपल। तो ग्लूकोज का सेल के अंदर दाखिल होना इंसुलिन की मदद से, तो वो इसको क्या कहते हैं, इसको फैसिलिटेटेड डिफिजन कहेंगे, क्योंकि इंसुलिन क्या कर रही है, कैरियर प्रोटीन का काम कर रही है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को दाखिल कर रही है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो है बीटा हुआ। ऑस्मोसिस आप जानते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन है। और उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो रही होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आमतौर पे जो एग्जांपल दी जाती है सोडियम पोटेशियम पंप की एग्जांपल दी जाती है, जो नारियल पल्स में मौजूद है। नेक्स्ट है जी सेवन ऑप्शन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कंसर्न विद द सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन के साथ कौन से जो ऑर्गेनेली है वो कंसर्न है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जी, ये इसका आंसर है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, साइटोस्केलेटन सपोर्ट कर रहे हैं, मिटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल है। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा ये सेकंड लेक्चर जो सेल बायोलॉजी का था वो कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम जो है थर्ड लेक्चर में जो है आपको जो है मिलेंगे। और थर्ड लेक्चर जो है जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली रहती हैं आपके कोर्स कंटेंट से रिलेटेड, उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।